हेलो व्यूवर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी क्लासेस। आज के इस सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ स्कोलियोडोन, जिसे डॉग फिश या कुत्ता मछली भी कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ स्कोलियोडोन, जिसे हिंदी में स्कोलियोडोन या कुत्ता मछली का पाचन तंत्र कहते हैं। आज इस सेशन में मैं डॉग फिश के कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। अगर आप मेरे YouTube चैनल जूलॉजी क्लासेस पर नए हैं तो आप सबसे पहले मेरे YouTube चैनल के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी प्रकार नए नए वीडियोस समय पर मिलते रहें। हम बात कर रहे हैं आज डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ स्कोलियोडोन की। सबसे पहले बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, पाचन तंत्र क्या होता है। तो पाचन तंत्र सभी जंतुओं में पाए जाने वाला एक ऐसा अंगतंत्र है जो विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर बना होता है और जिसमें संपूर्ण पाचन की क्रिया का नियंत्रण होता है। अतः आप कह सकते हैं कि भोज्य पदार्थों को पचाने के लिए सभी जंतुओं में एक विशेष प्रकार का अंगतंत्र विकसित होता है, जिसे हम पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं। ये पाचन तंत्र कई पाचन अंगों और पाचन ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स की बेसिक रिक्वायरमेंट है वाटर एंड फूड स्टफ, जल और भोज्य पदार्थ आवासों में सभी जाने वाले जंतुओं प्राणियों के लिए को हम देखें तो उनमें भी पाचन तंत्र में कुछ भिन्नता देखने को मिलती है। क्योंकि सभी आवासों में रहने वाले प्राणियों का भोजन एक समान नहीं होता है। अतः हम यूँ कह सकते हैं कि अलग अलग आवासों या अलग अलग प्राणियों में अलग अलग भोजन के लेने के आधार पर उनमें पाचन तंत्र में कुछ विभिन्नताएं देखने को मिलती है। हम आज बात कर रहे हैं कॉर्डेट्स एनिमल्स में से सुपर क्लास पीसीज के एक मेंबर स्कोलियोडोन या डॉग फिश के डाइजेस्टिव सिस्टम की। हम बात करें मछलियों के डाइजेस्टिव सिस्टम की या पाचन तंत्र की, तो मछलियों में पाचन तंत्र सामान्यतः कंप्लीट प्रकार का होता है, अर्थात पूर्णतः पाचन तंत्र इनमें उपस्थित होता है, जिनमें मुख से लेकर गुदा या एनस पोर या रेक्टम उपस्थित होते हैं। अतः इस प्रकार के पाचन तंत्र को आप संपूर्ण या पूर्ण पाचन तंत्र कह सकते हैं। इनके अलावा इनके पाचन तंत्र में कुछ पाचक ग्रंथियां भी उपस्थित होती है। जैसे हम कॉमन डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें तो लीवर है, पेनक्रियाज है। इनके अलावा कुछ सेलेवरी ग्लैंड्स भी देखी जाती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ये दो भागों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल आती है, जो अलग अलग अंगों से मिलकर बनी होती है, जिसमें मुख से लेकर गुदा या मलाशय तक के अंग उपस्थित होते हैं। और सेकंड पार्ट, जिनमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या पाचक ग्रंथियां आती है। इनमें मुख्य डाइजेस्टिव ग्लैंड्स लीवर है, पेनक्रियाज है। इनके अलावा कुछ सेलेवरी ग्लैंड्स है, ये सम्मिलित की जाती है। तो आज हम स्कोलियोडोन के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें तो स्कोलियोडोन का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी दो भागों में बटा होता है, जिन्हें हम सामान्यतः एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में बांट सकते हैं। हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल की, तो एलिमेंट्री कैनाल को फर्दर और वेरियस ऑर्गन में डिवाइड किया जाता है, जैसे माउथ कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम। अर्थात मुख से लेकर मलाशय तक विभिन्न प्रकार के अंग इनमें देखने को मिलते हैं, जैसे मुख,
मुख गुहा जिसे बक्कल कैविटी भी कहते हैं, फेरिंग्स जिसे ग्रसनी कहते हैं, इसोफेगस जिसे ग्रसिका या ग्रासनाल कहते हैं, स्टोमक आमाशय, इंटेस्टाइन आंत्र और रेक्टम मलाशय जो कि क्लोकल अपर्चर द्वारा खुलता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करें तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में स्कोलेडोन में सामान्यतः लीवर उपस्थित होता है जो बाइलोब्ड होता है। इनके अलावा पेनक्रियाज या अग्नाशय उपस्थित होता है और रेक्टल ग्लैंड या मलाशय ग्रंथि जिसे सिकल ग्लैंड भी कहते हैं उपस्थित होती है। तो ये कुछ अंग है, ऑर्गन्स है जिनके आधार पर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम कोर्डेट एनिमल्स में एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान एक विशेष गुहा जिसे आर्केंटेरोन या आद्यांत्र कहते हैं उससे विकसित होता है। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान देखा जाता है। जबकि हम एडल्ट की बात करें तो एडल्ट कैविटी और माउथ की बात करें तो ये एक्टोडर्म से होते हैं। इनके अलावा जो भीतरी भाग होता है जैसे इंटेस्टाइन का जो इनर रीजन होता है या इनर एपिथेलियम होती है वो एंडोडर्म से डेवलप होती है और इस इनर एपिथेलियम के बीच बीच में कुछ संयोजी ऊतक जिन्हें कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। इनके अलावा कुछ मसल्स होती है जो मीजोडर्म से डेवलप होती है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि इनमें एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म तीनों का सम्मिलित योगदान होता है। अब बात करें हम डॉगफिश या स्कोलेडोन के एलिमेंट्री कैनाल की तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल का भाग है माउथ या मुख जिसे हम यूँ कह सकते हैं अगर इसकी पोजीशन की बात करें तो माउथ डोर्सो वेंट्रली सरफेस पे उपस्थित होता है। ये मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है, इस फिगर में आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ये वाला जो रीजन है ये माउथ रीजन को शो कर रहा है। माउथ जो कि डोर्सो वेंट्रली सरफेस पे होता है अर्थात आप कह सकते हैं पृष्ठ अधरते मुंह या मुख इनमें स्थित होता है जो कि चपटा होता है या फ्लैटेंड होता है और दो जबड़ों से घिरा हुआ रहता है जिनमें अपर जॉ और लोअर जॉ आते हैं। हम बात करें माउथ में पाई जाने वाली संरचना की तो माउथ में विशेष प्रकार के डर्मल टीथ देखने को मिलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको पिंक कलर के दिखाई दे रहे हैं माउथ के भीतर ये ऊपरी और निचले जबड़े दोनों में उपस्थित होते हैं जिन्हें हम टीथ कहते हैं। टीथ की बात करें तो इनमें ट्रू टीथ एब्सेंट होते हैं या वास्तविक दांत अनुपस्थित होते हैं अर्थात इनमें किसी प्रकार का कोई टीथ सॉकेट देखने को नहीं मिलता है और ना ही टीथ का जो अटैचमेंट है वो किसी कार्टिलेज या बोन से देखने को मिलता है। अतः आप कह सकते हैं इनमें सामान्यतः टेम्परेरी टीथ देखने को मिलते हैं जो कि डर्मल टीथ कहलाते हैं। डर्मल टीथ अपर जॉ और लोअर जॉ दोनों में उपस्थित होते हैं। इन टीथ का यहाँ एकमात्र कार्य होता है कि ये भोजन को केवल पकड़कर मुख गुहा में रखते हैं। अतः आप कह सकते हैं कि शिकारी जंतु जो स्कोलेडोन या डॉगफिश का मुख्य भोजन होते हैं उन जंतुओं को ये मुख गुहा में पकड़कर रखने का कार्य करते हैं। यहाँ पाचन या चबाने का कोई कार्य इन दांतों के द्वारा नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये डर्मल टीथ होते हैं और डर्मल टीथ समदंती कहते हैं जो इस प्रकार के दांत इसमें देखने को मिलते हैं। समदंती होने के साथ साथ इनमें दांत एक से अधिक बार उगते हैं अर्थात जो पुराने या ओल्ड टीथ हो जाते हैं ये ओल्ड टीथ समय समय पर रिप्लेस कर दिए जाते हैं। अतः आप कह सकते हैं कि इनमें पाए जाने वाले जो टीथ हैं वो होमोडोंट के साथ साथ पॉलीफायोडोंट भी होते हैं। होमोडोंट जिन्हें हम समदंती कहते हैं, इनके अलावा पॉलीफायोडोंट अर्थात बहुबार दंती प्रकार के दांत इनमें देखने को मिलते हैं। तो समदंती जिसे होमोडोंट कहते हैं और बहुबार दंती जिसे पॉलीफायोडेंट कहते हैं, इस प्रकार के टीथ ओरिएंटेशन इसमें देखा जाता है। हम बात करें नेक्स्ट पार्ट की
तो एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा पार्ट आता है माउथ कैविटी, जिसे तो बक्कल कैविटी भी कहते हैं। होती है वो बक्कल कैविटी में होती है, अर्थात मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा में भीतर की तरफ एक चपटी श्लेष्मिक झिल्ली उपस्थित होती है। भीतर की तरफ या म्यूकस मेम्ब्रेन श्लेष्मिक झिल्ली का अस्तर देखने को मिलता है। इस श्लेष्मिक झिल्ली के द्वारा ही जबड़े की सीमा बनती है, जिसके कारण ऊपरी एवं निचले जबड़े में आप स्पष्ट रूप से अंतर कर सकते हैं। हम मुख गुहा की बात करें तो मुख गुहा के भीतर की तरफ एक चपटी अपेशीय एक ग्रंथिल जिह्वा उपस्थित होती है, जो कि बाहर नहीं निकलती है, अर्थात इनमें भीतर की तरफ एक टोंग या जिह्वा देखने को मिलती है, जो कि भोजन को गलने में सहायक होती है। ये जिह्वा सामान्यतः अपेशीय एवं एक ग्रंथिल तथा मोटी एवं चपटी होती है एवं मुख गुहा की नीचे की तरफ उपस्थित होती है। इस जिह्वा की एक विशेषता होती है कि ये मुख गुहा के बाहर नहीं निकलती है। इसके अलावा इसकी जो श्लेष्मिक लेयर होती है, उस श्लेष्मिक लेयर पर भीतर की तरफ पेने नुकीले टीथ उपस्थित होते हैं, जिनके बारे में मैंने पहले बताया कि इसके अपर जो और लोअर जो दोनों में टीथ उपस्थित होते हैं, जो कि प्लेकोइड स्केल्स के समान होते हैं, अर्थात डर्मल डेरिवेटिव्स के रूप में होते हैं, जिनका प्रमुख कार्य केवल भोजन को पकड़ना है या शिकारी जंतुओं को पकड़ने का कार्य करते हैं। इनके अलावा मुख गुहा आगे की तरफ ग्रसनी या फेरिंग्स रीजन में खुलती है। फेरिंग्स रीजन की बात करें तो फेरिंग्स रीजन में किसी भी प्रकार के कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है। फेरिंग्स आगे चलकर ईसोफेगस या ग्रासनाल में खुलती है। फेरिंग्स के ओरिजिन की बात करें तो फेरिंग्स का ओरिजिन एंडोडर्म से होता है एवं ग्रसनी की जो पार्श्व भित्तियाँ होती है, उन पार्श्व भित्तियों में एक अंडाकार श्वास रंध्र जिसे स्पाइरेकल्स कहते हैं एवं इनके अलावा गिल स्लाइड्स या क्लोम दरारें देखने को मिलती है और इन क्लोम दरारों में गिल लेमिला या गिल पटलिकाएं उपस्थित होती है, जिनके द्वारा स्कोलिडोन या डॉगफिश का रेस्पिरेशन होता है। अर्थात आप यूँ कह सकते हैं कि ग्रसनी की जो पार्श्व भित्तियाँ होती है, इनमें स्पाइरेकल्स और गिल स्लाइड्स उपस्थित होती है, जो कि इनका रेस्पिरेशन मैकेनिज्म में हेल्पफुल होती है। इनके अलावा ग्रसनी का पाचन में कोई विशेष योगदान नहीं होता है। ग्रसनी आगे चलकर एलिमेंट्री कैनाल के फोर्थ पार्ट ईसोफेगस या जिसे ग्रासनाल कहते हैं, इसमें खुलती है। ग्रासनाल की बात करें तो ग्रासनाल एक छोटे थैले समान संरचना होती है, जो कि ग्रसिका और स्टोमक दोनों के बीच में उपस्थित होती है। ग्रासनाल में विभिन्न प्रकार की श्लेष्मिक ग्रंथियां उपस्थित होती हैं या कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जैसे गोबलेट सेल्स, जिन्हें कलश कोशिकाएं कहते हैं। इन कलश कोशिकाओं के द्वारा इनकी भीतरी सतह पर श्लेष्मा का स्रावण किया जाता है, अर्थात म्यूकस का सीक्रेशन किया जाता है, जिनकी सहायता से जो शिकारी जंतु जिन्हें मुख गुहा के द्वारा निगलकर भीतर की तरफ लिया जाता है, वो ग्रसनी से सीधे ग्रासनाल में पहुंचते हैं और यहाँ इनमें श्लेष्मा ऐड होता है और श्लेष्मा ऐड होने के साथ साथ में ये भोजन लसलसा और मुलायम बनता है, जिनके कारण आगे इसको धकेलने में सहायता मिलती है। ग्रासनाल या ईसोफेगस की बात करें तो ग्रासनाल में एक वाल्व या कपाट देखने को मिलता है, जिसे हम ईसोफेगल इंस्पिक्टर या ग्रासनाल संवर्णी कपाट के नाम से जानते हैं। ये फेरिंग्स और स्टोमक दोनों के बीच में उपस्थित होता है, अर्थात ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका ईसोफेगल इंस्पिक्टर है, जिसकी सहायता से ग्रसनी स्टोमक में प्रवेश करता है।
अर्थात स्टोमक में भोजन के प्रवेश को नियंत्रित करने का कार्य इसोफेगल स्फिंक्टर या संवर्णी कपाट करता है। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो नेक्स्ट पार्ट है स्टोमक। स्टोमक की बात करें तो स्टोमक एक चौड़े थैलेनुमा संरचना के रूप में स्थित होता है जो कि सामान्यतः दो भागों में बटा होता है। अपर पार्ट जो स्टोमक का होता है ये इसका कार्डियक स्टोमक कहलाता है जिसे हम आगमी आमाशय कहते हैं। इनके अलावा जो पीछे का भाग होता है जो एक नलिकाकार संरचना के रूप में होता है इसे हम सामान्यतः पाइलोरिक स्टोमक कहते हैं या निर्गमी आमाशय कहते हैं। तो इनका जो स्टोमक होता है वो दो स्पष्ट भागों में बटा रहता है जिसे हम कार्डियक स्टोमक और पाइलोरिक स्टोमक के नाम से जानते हैं। स्टोमक में ही इनके पाचन की प्रमुख प्रक्रियाएं संपन्न होती है। स्टोमक या आमाशय की बात करें तो आमाशय में श्लेष्मिक ग्रंथियों के साथ साथ में कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड या पाचक ग्रंथियां भी उपस्थित होती है जिनकी सहायता से आमाशय में ही भोजन का पूर्णतः पाचन होता है। अर्थात आप यूँ कह सकते हैं आमाशय ही एलिमेंट्री कैनाल का वह भाग है जिसमें भोजन का पूर्णतः पाचन होता है। अर्थात आमाशय में श्लेष्मिक ग्रंथियों के साथ साथ कुछ जठरीय ग्रंथियां भी देखने को मिलती है जिनके कारण आमाशय में होने वाला पाचन HCl और आप कह सकते हैं जठरीय पेप्सिन की सहायता से संपन्न होता है। तो आमाशय में भोजन का लगभग 90% डाइजेशन कंप्लीट होता है। इसके बाद में एक आमाशय में पाए जाने वाले वाल्व की बात करें तो दो प्रकार के वाल्व यहाँ देखने को मिलते हैं। जो कार्डियक स्टोमक होता है उसके एंड रीजन पर ब्लाइंड सेक या बॉटम में एक वाल्व स्थित होता है जिसे स्फिंक्टर वाल्व कहते हैं। ये स्फिंक्टर वाल्व कार्डियक और पाइलोरिक आमाशय दोनों के संधि स्थल पर उपस्थित होता है। यहाँ एक ब्लाइंड सेक भी देखने को मिलता है। इनके अलावा हम बात करें एक और वाल्व की तो इंटेस्टाइन और स्टोमक का जो अंतिम स्तर होता है जिसे हम पाइलोरिक स्टोमक कहते हैं। तो पाइलोरिक स्टोमक का जो एंड पार्ट होता है यहाँ एक पाइलोरिक वाल्व स्थित होता है जो कि भोजन को आमाशय से आंत्र में जाने के लिए नियंत्रित करता है। अर्थात पचा हुआ जो पचित भोजन है वो आमाशय से आंत्र में कब पहुंचाना है इसका नियंत्रण पाइलोरिक वाल्व या पाइलोरिक कपाट करता है। पाइलोरिक कपाट के नीचे की बात करें तो इंटेस्टाइन का जो प्रथम भाग है वो ड्यूडेनम कहलाता है जहां पित्त वाहिनी और अग्नाशय वाहिनी आकर मिलती है। यहाँ पित्त और अग्नाशय वाहिनी से आए हुए पित्त तथा अग्नाशय रस के द्वारा अपचित भोजन का और पाचन किया जाता है। साथ में यहाँ इंटेस्टाइन में भोजन के पूर्ण पाचन होने के उपरांत भोजन को अवशोषित करने की प्रक्रिया भी इनके इंटेस्टाइन रीजन में देखने को मिलती है। अर्थात आंत्र की हम बात करें तो इनकी आंत्र में विशेष प्रकार के वाल्व के समान संरचनाएं देखने को मिलती है। इसका मैंने एक यहाँ फिगर ड्रॉ किया है। जैसे ये एक इंटेस्टाइन रीजन है उसके एक छोटे से पार्ट का मैंने यहाँ डिटेल डायग्राम शो किया है। ये कुछ वाल्व के समान संरचनाएं इनमें देखने को मिलती है। ये संरचनाएं एंटी क्लॉकवाइज होती है। अर्थात ये एंटी क्लॉकवाइज वे में ये संरचनाएं उपस्थित होती है। जैसे ये इंटेस्टाइन है ये वाली, इसका एक छोटा सा भीतरी भाग मैंने लिया है। ये इंटेस्टाइन वॉल है और ये इंटेस्टाइन ल्यूमन है बीच बीच में, और ये वाली जो संरचनाएं हैं ये स्क्रॉल वाल्व है। तो स्क्रॉल वाल्व का जो प्रमुख कार्य है ये है कि ये पचित भोजन के अवशोषण की सतह बढ़ाने का कार्य करता है। अर्थात
एक तरह से बैरियर का कार्य करता है, जिससे भोजन आंत्र से मलाशय में धीरे धीरे पहुंचे, अर्थात भोजन की गति को कुछ हद तक नियंत्रित करने का कार्य ये स्क्रॉल वाल्व करते हैं, जिनकी सहायता से इंटेस्टाइन रीजन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है और पचित भोजन का अधिकांशतः अवशोषण इन्हीं स्क्रॉल वाल्व की भीतरी एपिथेलियम के द्वारा कर लिया जाता है। तो स्क्रॉल वाल्व डॉगफिश की इंटेस्टाइन में पाई जाने वाली एक विशेष संरचना है, जो अन्य कोर्डेट्स में सामान्यतः देखने को नहीं मिलती है। अन्य कोर्डेट जंतुओं में इनकी जगह विलाई और माइक्रोविलाई देखने को मिलते हैं, जिनकी सहायता से पचित भोजन का अवशोषण किया जाता है। लेकिन क्योंकि स्कोलियोडोन एक कार्टिलेजिनस फिशेज है या उपास्थल मछली है, जिसकी आहार नाल इसके शरीर से भी लंबी होती है, अर्थात इनकी एलिमेंट्री कैनाल इनकी बॉडी शेप से भी अधिक लेंथ की होती है। क्योंकि इनमें विशेष प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलती है। तो इंटेस्टाइन रीजन में स्क्रॉल वाल्व की जो प्रेजेंस होती है, ये केवल स्कोलियोडोन या डॉगफिश की विशेषता है। आंत्र का अंतिम भाग की बात करें तो अंतिम भाग रेक्टम होता है या मलाशय होता है, जो कि क्लोका या अवस्कर में खुलता है। ये एक छोटा सा भाग होता है जो कि एलिमेंट्री कैनाल का अंतिम भाग है। ये क्लोकल अपर्चर के द्वारा क्लोका या अवस्कर में खुलता है। अब बात करते हैं हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की या पाचक ग्रंथियों की। पाचक ग्रंथियों में लीवर, पेनक्रियाज और रेक्टल ग्लैंड को सम्मिलित करते हैं। लीवर की बात करें तो लीवर, ये वाली जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ईसोफेगस के लेटरल साइड में या ईसोफेगस के नीचे की तरफ जो संरचनाएं स्थित होती है, ये लीवर है। ये इसकी राइट लोब है और ये लेफ्ट लोब है। तो यकृत की दाई पाली में एक विशेष संरचना पित्ताशय या गोल ब्लैडर के रूप में उपस्थित होती है। गोल ब्लैडर का प्रमुख कार्य यकृत के द्वारा सिंथेसिस या संश्लेषित पित्त का संग्रहण करना है, जो कि पित्त वाहिनी के द्वारा इंटेस्टाइन रीजन में जाकर खुलता है। तो जो राइट लोब होती है, इस राइट लोब में गोल ब्लैडर उपस्थित होता है, जो पित्त का संश्लेषण नहीं करके उसका संग्रहण करने का कार्य करता है। जबकि आपको पता होगा पित्त का संश्लेषण लीवर में होता है और इनके अलावा लीवर में ग्लाइकोजन व वसा का संश्लेषण भी होता है, अर्थात ग्लाइकोजन और फैटी एसिड के सिंथेसिस या संश्लेषण का कार्य भी लीवर करता है। तो पित्त जो होता है ये पाचन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसकी सहायता से ही इंटेस्टाइन रीजन में जो भोजन पहुंचता है वो स्टोमक रीजन में तो अम्लीय कंडीशंस में होता है, लेकिन जैसे ही स्टोमक से वो इंटेस्टाइन रीजन में आता है तो यहाँ ये भोजन एल्केलाइन नेचर का हो जाता है, अर्थात इसकी अम्लीयता को कम कर दिया जाता है और धीरे धीरे ये भोजन क्षारीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ताकि इंटेस्टाइन रीजन में जो पित्त रस और अग्नाशय के द्वारा जो अग्नाशय रस आकर मिलता है वो इसके ड्यूडेनम पार्ट में मिलता है, जहाँ से बचे हुए पाचन की शेष प्रक्रिया संपन्न होती है और भोजन को क्षारीय माध्यम में रखते हुए भोजन का पूर्ण पाचन होता है। इनके अलावा इनकी पाचन ग्रंथियों में एक और विशेष प्रकार की ग्लैंड सम्मिलित की जाती है, जिसे रेक्टल ग्लैंड कहते हैं। ये आपको दिखाई दे रही होगी रेक्टल ग्लैंड, ये बिल्कुल ये वाला भाग इसका रेक्टम है। इसमें रेक्टल ग्लैंड या मलाशय ग्रंथि स्थित होती है। इसके द्वारा एक विशेष प्रकार के पदार्थ का स्रवण किया जाता है। इसका कार्य का भी पता नहीं लगाया गया है, अर्थात के कार्य की अभी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। तो ये वाला जो भाग है ये इसका रेक्टम या मलाशय है, जिनमें दो विशेष प्रकार की संरचनाएं उपस्थित होती है, जिनमें एक यूरिनरी पेपिला है। ये यूरिनरी पेपिला नीचे क्लोकल अपर्चर में खुलती है। तो इस प्रकार
एक डॉग फिश के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलकर एक डॉग फिश का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बना होता है। अब हम शॉर्ट में बात करते हैं इसके डाइजेशन या पाचन की फिजियोलॉजी या कार्यकी के बारे में। अब हम बात करते हैं भोजन के पाचन की, कार्यकी की या फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन की। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन की बात करें तो आप सबको पता है स्कोलेडोन में भोजन को बिना चबाए निगला जाता है। इनमें जब भोजन मुख गुहा में पहुंचता है तो भोजन में कोई किसी प्रकार की सेलेवरी ग्लैंड्स का सिक्रीशन नहीं मिलता है, क्योंकि इनमें सेलेवरी ग्लैंड्स या लार ग्रंथियां अनुपस्थित होती है और भोजन मुख गुहा से ग्रसिका से होता हुआ सीधे ग्रासनाल में पहुंचता है। ग्रासनाल में श्लेष्मिक ग्रंथियां उपस्थित होती है जिनकी सहायता से भोजन को लसलसा या चिकनाई प्रदान की जाती है। और इनके अलावा ग्रासनाल में कुछ गोबलेट सेल्स या कलश कोशिकाएं भी होती हैं जिनकी सहायता से म्यूकस के अलावा कुछ अन्य सिक्रीटरी फ्लूइड्स भी सिक्रीट की जाते हैं। तो ग्रासनाल से जब भोजन आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय में श्लेष्मिक ग्रंथियों के साथ साथ जठरीय ग्रंथियां उपस्थित होती है और इन जठरीय ग्रंथियों की सहायता से भोजन का पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। आमाशय में लगभग भोजन का 90% से अधिक पाचन कर लिया जाता है। क्योंकि यहाँ पेप्सिनोजन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में जठरीय ग्रंथियों में पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और बची हुई पाचन की प्रक्रिया आमाशय से जब भोजन इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो वहाँ संपन्न होती है। और इंटेस्टाइन रीजन में जो बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस आकर मिलता है, इनकी उपस्थिति में शेष पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। बाइल जूस जो कि स्टोमक में जब भोजन था उसे एल्केलाइन नेचर में कन्वर्ट करने का कार्य करता है ताकि पाचन की प्रक्रिया आसानी से हो सके। क्योंकि HCl की उपस्थिति के कारण स्टोमक में भोजन एसिडिक कंडीशंस में होता है। इस एसिडिक कंडीशंस में भोजन का पाचन नहीं हो पाता है, अतः एल्केलाइन नेचर प्रोवाइड करवाने का कार्य बाइल जूस करता है। इनके अलावा पेनक्रियाटिक जूस में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स उपस्थित होते हैं जिनकी सहायता से शेष अपचित भोजन का पूर्णतः पाचन कर लिया जाता है। इन एंजाइम्स में सामान्यतः लाइपेज, कीमोट्रिप्सिन और पेप्सिनोजन है जिनकी सहायता से अपचित भोजन का पूर्णतः पाचन किया जाता है और पचित भोजन को अवशोषित या एब्जॉर्ब करने का कार्य ये एंटी क्लॉकवाइज स्ट्रक्चर जिन्हें हम स्क्रॉल वाल्व या सर्पिल कपाट कहते हैं इनके द्वारा की जाती है। और सर्पिल कपाट की सहायता से ही ये इंटेस्टाइन रीजन का एब्जॉर्प्शन एरिया या सरफेस एरिया बढ़ाने का कार्य करते हैं जिनकी सहायता से ये भोजन का अधिक से अधिक अवशोषण कर सकें। इंटेस्टाइन रीजन से जो पचित भोज्य पदार्थ होते हैं उनको अवशोषित कर लिया जाता है और अपचित भोज्य पदार्थ को इंटेस्टाइन से इसके अंतिम भाग रेक्टम या मलाशय में भेज दिया जाता है, जहां मलाशय ग्रंथियों का स्रावण इनमें ऐड होता है और मलाशय जो कि क्लोका या अवस्कर में खुलता है और अवस्कर में एक विशेष छिद्र देखने को मिलता है जिसे क्लोकल अपर्चर या अवस्कर छिद्र कहते हैं। इस अवस्कर छिद्र से अपचित भोजन को बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार कंप्लीट डाइजेशन होता है और इनमें कोर्डेट्स एनिमल्स की तरह एक कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिलती है और साथ में एलिमेंट्री कैनाल के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी इनमें देखने को मिलती है जो कि लीवर, पेनक्रियाज और रेक्टल ग्लैंड के रूप में होती है जो कि पाचन में सहायता करती है। अतः आप यूँ कह सकते हैं कि डॉग फिश जो कि कार्टिलेजिनस फिशेज हैं या उपास्थल मछली है, इसके पाचन तंत्र में पाचक ग्रंथियों के साथ साथ एलिमेंट्री कैनाल जिनमें मुख से लेकर मलाशय तक के भाग उपस्थित होते हैं, इनकी सहायता से पूर्णतः पाचन की प्रक्रिया होती है। अगर हम इनके भोजन की बात करें तो स्कोलेडोन या डॉग फिश का मुख्य भोजन
लोबस्टर, क्रमी, केकड़े, छोटी छोटी मछलियाँ आदि जलीय जंतु होते हैं जो कि समुद्र में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो आवास है वो सामान्यतः समुद्री आवास है या मराइन हैबिटेट शो करते हैं। स्कोलेडोन एक शिकारी प्रकृति की मछली है जो कि उपास्तिल मछलियों में सम्मिलित की जाती है। इसका मुख्य भोजन क्रमी, केकड़े, लोबस्टर और छोटी छोटी मछलियां हैं जिनको ये निगलकर बिना चबाए भक्षण करती है और स्टोमक रीजन तक पहुंचाकर उसका पाचन करती है। अतः आप कह सकते हैं कि ये अपने जो नुकीले या शार्प टीथ होते हैं जो कि डर्मल टीथ होते हैं, इनकी सहायता से ये भोजन को पकड़कर सीधे मुख गुहा में उड़ेलती है और मुख गुहा से आमाशय में पहुंचाती है। तो ये बहुत तेजी से तैरने वाली एक उपास्तिल मछली है जो अपने शिकार को बिना चबाए निगलकर भक्षण करती है। अतः आप कह सकते हैं कि स्कोलेडोन में एक विशेष प्रकार के पाचन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट्स, ये थी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ स्कोलेडोन या डॉगफिश। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल जूलॉजी क्लासेज को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अधिक से अधिक वीडियो देखने को मिले। धन्यवाद। जय हिंद।